नमस्कार सर। यहाँ पे सरघाटी के धरम पे हमारे आनंद मिश्रा सर जो आईपीएस को रिजाइन करके यहाँ पे जल स्वराज को ज्वाइन किए हैं। आज उनका सरघाटी जैसे छोटे से कस्बे में इनका पदार्पण हुआ है। तो सबसे पहले सर आपको सरघाटी के धरम पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी सर। सर आप पूरे बिहार में सर बाइक यात्रा पे निकले हुए सर, रैली लेकर, क्या कहना चाहें सर, इसका क्या होगा? पहली बात देखिए, ये यात्रा नहीं है। हाँ, ये बाइक एक माध्यम है। किसी तरीके से तो ज़्यादा था लोगों के पास, तो बाइक एक माध्यम है। और माध्यम इसलिए बाइक चुना गया दो कारणों से। एक कि थोड़ा सा गति भी रहती है, और दूसरा कि दोनों पैर बाइक चलाते हुए ज़मीन पर लगते रहते हैं। आप किसी गली कस्बे लोगों से रुक सकते हैं, कहीं रुक सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ाव हो सके। ये दो कारण से। अब इसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझिए कि जब 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत जी ने शुरुआत किया था चंपारण से पदयात्रा, वहाँ से जो गांव-गांव गए, पंचायत गए, और यहाँ पे बिहार की इस दुर्दशा के बारे में समझा और समझाया, तो वो श्रृंखला आके अब की दिसंबर 29 से अगर आपने देखा होगा पटना में किस तरह से जो लोकतंत्र लाठी तंत्र में पूरी तरह से पूर्ण रूप से तब्दील होता हुआ आपको नजर आया होगा, जब छात्रों पे लाठी बरसाए गए। और ये एक बार नहीं है, लगातार हुआ है। आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, परीक्षार्थी हो, अगर आप अपने हक की बात करते हैं, हक मांगते हैं, तो आप पे लाठी बरसाया जाता है, वाटर कैनन चलाया जाता है, फायर किया जाता है, और आपको इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कराया जाता है कि आप जिस सरकार को चुनते हैं, आपके माँ बाप गाँव से जिस वोट को देते हैं, उस वोट का हर्जाना कह दीजिए, या उसके लिए उसके विपरीत में उनके बच्चों को शहरों में पीटा जा रहा है। तो इसके लिए एक ऐसा घड़ी हो खड़ा हुआ जहाँ पे लगता है कि संघर्ष बच्चों के सपनों को लेके, संघर्ष माँ बाप के सपनों को लेके, और सरकारी संवेदनशीलता, संघर्ष एक बेहतर बिहार बनाने का, संघर्ष बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था करने का, संघर्ष रोजगार का, संघर्ष ये पलायन रोकने का, संघर्ष महिला सशक्तिकरण का, संघर्ष वृद्धों के सम्मान और उनके लिए एक बेहतर पेंशन योजनाओं का, संघर्ष किसान की कमजोरी को किस तरह से मजबूती में तब्दील की जा सके, इस बात का। और एक सर्वांगीण तौर पे देखा जाए तो बिहार लगभग आप कोई भी मापदंड उठा लीजिए, क्राइम, क्रिमिनल, ये सब छोड़ के, तो आपको सबसे नीचे ही दिखेगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी वार्ता को जिसने प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत किया था 2 अक्टूबर चंपारण 2022 में चंपारण से, उसी का ये एक तरह का एक्सटेंशन मान लीजिए, या फिर उसी के ऊपर और काम सोच लीजिए। और दूसरा है कि जो 1 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया जन स्वराज, जिसके ज्वाइन करने के बाद ये पार्टी बनी, तो उन हमारे लोगों को एक्टिवेट करने के लिए, उनको ये बात मैसेज पहुंचाने के लिए कि अब जागिए, उठिए, और ये संघर्ष का वक्त आ गया है। अब बिहार की तकदीर अगर बदलनी है, बच्चों के भविष्य को संवारना है, तो मुठ खड़ा होना पड़ेगा और साथ लगना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके हमारे जो राजनीतिक जो हमारे नेतृत्व हैं, हमारे नेतागण हैं, उनको एक्टिवेट करना, उनको संगठन के बढ़ने में का योजना कैसा है, और ज़मीन पे कितनी पकड़ है, और कितना प्रयास हो रहा है, इसका एक आकलन भी करना, और कहीं ना कहीं उनकी मदद भी करना इस बात को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत हो सके। और साथ ही साथ मैं पर्सनल लेवल पे देखा जाएगा तो मुझे भी ठीक से बिहार को समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई के से कानून से बाहर रहा, नौकरी भी बाहर की है, और उसके बाद अब IPS में जाने के बाद सब ऊपर ही ज़्यादा रह जाता है चीज़। और फिर IPS होने से क्या होता है, जो आपके सामने पेश किया जाता है अच्छे से पेश किया जाता है। तो अभी जब घूम रहा हूँ तो बहुत कुछ सीखने को देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मतलब हर तरीके से बिहारी तो हम हैं ही, लेकिन इस यात्रा के बाद पूर्णतः बिहार के स्पिरिट को समझ जाऊँगा शायद, और वो समझने के बाद ही बिहार के लिए कुछ काम करने आगे बढ़ो तो शायद। जी सर, कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है सर कि सर आप IPS थे, जैसा कि आपने भी अभी बताया, तो आप सर IPS पे पद पर भी रहकर हर तरह के सुख सुविधाओं को पा सकते थे सर, लेकिन आपने उसे त्याग कर आज जन स्वराज की दामन को थामा सर, इसका क्या कारण? जी, पहली बात, सुख सुविधा पाने की तो बात ही नहीं है। सुख सुविधा पाने के लिए ना IPS ज्वाइन किया था, ना अभी आया हूँ। वो एक सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें एक सर्विस पार्ट है, जॉब नहीं है, वो नौकरी नहीं है, एक सर्विस उसमें एस्पेक्ट है, इसलिए मैं कर रहा था। और उसके बाद यहाँ आने का कारण है, वहाँ मैंने जितने साल काम किया पूरे निष्ठा के साथ काम किया, और
रिकॉर्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं कह सकता हूँ कि सक्सेसफुली काम किया, सफल करियर मेरा रहा। और उसके बाद इधर आने का कारण है कि मुझे लगा कि वो जो सर्विस का एक दायरा है और उससे बाहर निकल के भी कुछ करना है। और दूसरा, उस सर्विस के अंदर या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे मतलब बेसिक फ्लॉज हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसे सुधारना ज़रूरी है। और वो अगर हम लोग सुधारना चाहें तो कालिदास जैसे जिस पेड़ पे बैठे उसको काट तो सकते नहीं हैं। तो अगर आप सिस्टम के अंदर हैं तो आप सिस्टम को बदलेंगे कैसे? सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम से बाहर आना जरूरी है। इसलिए मैं बाहर आया कि सिस्टम को और रिफाइन करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन पे उसकी ध्यान हो। और मुझे ये समझ में आया इतने साल की सर्विसेज के बाद, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे एक लोकतंत्र में पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो रोल है वो हमेशा ज़्यादा समाज को गहराई तक छूता है और समाज को बड़े विस्तार तक छूता है। तो इसलिए मैं अभी फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ चुका हूँ और पूर्णकालिक तौर पे मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, ये कह सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि आज मैं अक्सर सुनता हूँ सर, कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, उन लोग के जुआ से सुनते हैं सर कि लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ा गंदा चीज़ है, नहीं जाना चाहिए इस क्षेत्र में। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसे साथियों को यही कहूँगा कि अगर ऐसा, सही बात है, उन्होंने गलत नहीं कहा, राजनीति गंदा चीज़ है, लेकिन गंदा क्यों है? क्योंकि कुछ गंदे लोगों ने उसको गंदा कर दिया। मतलब अगर राजनीति पर से अगर आप अलग से करके देखेंगे तो न्यूट्रल चीज़, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना गंदा है, ना साफ है, जैसे लोग चलाएंगे वैसा हो जाएगा। मंदिर ही देख लीजिए आप, मंदिर का अगर पुजारी गड़बड़ हो तो उस मंदिर में कहाँ पुण्य मिलेगा? मंदिर में पुजारी गड़बड़ हो तो अदरवाइज वैसा ही पॉलिटिक्स है। चाहे ऐसा ही स्कूल है, अगर टीचर गड़बड़ हो तो स्कूल अच्छा चल सकता नहीं चल सकता। तो हमें दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो उनके लिए मैं ये बार बार कहता हूँ पॉलिटिक्स इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, है ना। इसलिए या तो अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथों में लीजिए और या एक सही हाथों में लीजिए, और नहीं अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कोई गलत आदमी आएगा, सही लोगों को दबा के उस ताकत को ले लेगा और उस ताकत से आपकी ज़िंदगी को गलत बना देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी लीजिए, और ज़रूरी है कि जिस तरह से हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हो। ये जो संघर्ष यात्रा लेके हम लोग निकले हैं, ये संघर्ष क्या मेरा पर्सनल है, प्रशांत किशोर जी का पर्सनल है, कि आपका भी संघर्ष है, उन युवाओं का भी संघर्ष है जो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स गंदा है ना। जो उनका भी तो जो होता है काबिलियत के हिसाब से कहाँ नौकरी मिल रही है, या तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे या पैरवी लगानी पड़ेगी, या दोनों चाहिए होगा। तो बाकी यही नहीं, हर तरीके से जैसे ध्वस्त होता जा रहा है पूरा व्यवस्था। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप संघर्ष डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हम जैसे लोग जिन्होंने ये संघर्ष करने का ठाना है, ऐसे लोगों के साथ आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साथ दीजिए, कम से कम मनोबल बढ़ाइए, ताकि इस लड़ाई को हम लड़ सके। और जब समाज बेहतर होगा तो सबके लिए बेहतर होगा, आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा और हमें ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जो चीज़ करने आए थे वो कर पाए। सर अगर आपका सरकार बनती है सर फ्यूचर में, तो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे किस तरह का काम? जी देखिए, बेरोजगारी के तो एकदम इमीडिएट काम होगा। जैसे पलायन वाली बात जो है बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, तो पलायन तो इमीडिएट रोकना है। आपने देखा प्रशांत जी ने बहुत कहा कि अब की जो लोग छठ पूजा में आएंगे अगले साल, अगर सरकार हमारी बनती है तो हम कहेंगे कि फिर आप रुक जाइए, आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, आपकी व्यवस्था यहीं करा दी जाएगी। और सही बात है, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी क्रिएट करना गांव-गांव जगहों पे ये बहुत मुश्किल है। कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब आप इस पे मतलब क्या बोलते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा होता है कि जिस कदर से यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, बहुत लोग सुनेंगे कि यहाँ जैसे एग्जाम्पल एक बताता हूँ, मैन पावर का काम जो देखते हैं ना, मैन पावर का काम होता है, तो आप कहीं पे जाके देखिए, टेंडर निकलेगा 100 आदमी का, ठीक, उसमें पूरा सेटिंग हो जाएगा और ज़मीन पर काम 20 आदमी करना होता है। बाकी सब जो 80 आदमी का पैसा है वो चला गया होता है किसी ना किसी, भाई वो 80 आदमी को तो डायरेक्ट काम मिल गया यहाँ पे, बस क्या करना है, घुसखोरी खत्म कर देना है, भ्रष्टाचार बंद कर देना है, चीज़ों को सटीक जगह पे रख देना है। मैं बता रहा हूँ 50% तो तुरंत इमीडिएट आपका यहीं पे वैकेंसी खुल जाएगा। साथ जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जब हम
इवन मनरेगा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसको भी हम सुचारू तौर पर कराएंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम करेंगे। तो ये जो पलायन का इशू है वो रुकेगा। साथ ही साथ जो हम लोग शुरू करेंगे वो है सस्ते ऋण देने का। आपको अगर पूंजी चाहिए तो सरकार आपको कम दर पे मुहैया करा के देगी, है ना। ये जितने बैंक कहते हैं कि डिफॉल्टर हो जाता है और ये सब होता है, उन सब पे अभी कार्रवाई करी जाएगी, उसको कम कर, उस पर उस पर अपना प्रवीण करके वो ऋण जो है वो पूंजी है, वो जब आप युवा को मुहैया कराते हैं तो उसको रोजगार और स्वरोजगार के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाना मुश्किल नहीं होगा। ये एक मोटा मोटा आपको बताया, डिटेल सब जब हमारा हम लोग का व्हाइट पेपर श्वेत पत्र इशू होगा तो इसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा आपने बताया कि शिक्षा में क्या है। शिक्षा में क्या है, हमारा मानना है कि जो बेसिक बुनियादी शिक्षा है वो बेहतर होनी चाहिए। हर ब्लॉक पे कम से कम एक, शान जी एग्जाम्पल देते रहे हैं बार बार, नेतरहाट के स्कूल का, कि वो एक अच्छा स्कूल माना जाता है, बढ़िया स्कूल माना जाता है। तो वैसा या उससे उम्दा क्वालिटी का स्कूल हम हर ब्लॉक पे अगर पहुंचा पाए, जिसमें कि 3, 4, 5 हज़ार बच्चे तक आकर पढ़ सके उस क्षेत्र के, तो अगले 10-15 साल में बता रहा हूँ यहाँ का युवा इतना काबिल होगा, इस तरह से मजबूत होगा, वो अपनी जगह खुद बना लेगा। और ये मानना भी है, सही मानना है कि अगर 10 क्लास 10th तक आप सही रास्ता दिखा दिए बच्चे को, उसके बाद आपको उसको समझाने की जरूरत है, वो रास्ता खुद पकड़ लेगा। लेकिन उसके साथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की भी जरूरत होगी, जिसमें हम डेफिनेटली और उस पर हम लोग इंटरवीन करेंगे, काम करेंगे। बहुत सारे ITIs वगैरह चल रहे हैं, आपने देखा होगा, जो कि बस कागज पर चल रहे हैं या ऐसे चल रहे हैं जो कि सामाजिक तौर पे या सही मायने में उनका जो यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उनको हम लोग मजबूत बनाएंगे, उनको इस तरह से हम मदद करेंगे कि वो जिस काम के लिए खुले हैं वो काम सही में हो सके। ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो 3 साल के कोर्स 5 साल में करा देगा, एक चलन चला है, उस पर काम करना है। न्यूज़पेपर्स में मैं कुछ दिन देख रहा था, अभी कहीं पर पढ़ा था मैं, कि परीक्षा में सोचिए आप स्कूलों में पैसे लगते हैं, आपको आप जब देने जाएंगे ना वो जो आपका वाइवा होता है या प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी पैसे ले रहे हैं लोग। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब पे जब कंट्रोल होगा, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना ही पड़ेगा। जो शिक्षक है, शिक्षक की जो हालात है उनको हम बेहतर करेंगे, और शिक्षक को शिक्षा देने का ही काम में लगाया जाएगा। शिक्षक में भी देखिए 5 तरह के शिक्षक हैं, उनमें किस तरह से हम एक समानता ला सकते हैं, उसमें किस तरह से एक व्यवहारिक एक बैलेंस ला सकते हैं, इस पर भी हम काम करेंगे। शिक्षक जब अपने तरह से सेटिस्फाइड होंगे तो ज़रूर वो बेहतर शिक्षा देंगे, उस पर हम काम करेंगे। तो शिक्षा रोजगार का ये है। और स्वास्थ्य का जहाँ तक है तो वो तो देखिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बस सब चीज़ें ठीक करनी, टाइट करनी है। ये सब सिस्टम है, स्क्रू ढीला है, यहाँ वहाँ से छिपा हुआ है। ऐसे ही ये कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का तो मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीने में ठीक करूँगा, एकदम बिहार एकदम नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा 3 महीने के अंदर। इसी तरह से हर चीज़ का जो हर एक जो अंग है जिसमें कि डायरेक्ट दारोमदार महसूस करता है, करती है हमारी जनता, उस पर हम लोग काम करने को तैयार है। उसका खाका बन भी रहा है, डिटेलिंग पे काम चल रहा है। सरकार आए और 24 घंटे के अंदर आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सर इसके बाद फिर आपका कहाँ यात्रा होगी सर? यहाँ से हम लोग अब शेरघाटी से हम लोग निकलेंगे जब तो औरंगाबाद ज़िला जाएंगे, फिर औरंगाबाद से रोहतास ज़िला, वहाँ से हम निकलेंगे कैमूर, बक्सर, भोजपुर, उसके बाद पहुँचेंगे हम लोग सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण पे चल के हमारा फर्स्ट वाला पहला फेज कंप्लीट होगा, जहाँ पे प्रशांत जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। ये वहीं जाएंगे जहाँ से उन्होंने पद यात्रा शुरू किया था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अभी जो लोग, जैसे हम लोग पटना हो क्या है कि पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, फिर उधर जा रहे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ प्रशांत जी के पद यात्रा नहीं होगी। तो इसीलिए अब जनसुराज का यहाँ पे कार्यक्रम होने से बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं उनको भी ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि चलो जनसुराज जो जुड़े हुए हैं इनसे कि उनका एक कार्यक्रम हो रहा है, और इस बाइक यात्रा के थ्रू हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि हम आपके बीच हैं और आप तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो चंपारण कंप्लीट, पश्चिम चंपारण कंप्लीट होने के बाद फिर हम सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे और उत्तरी बिहार का, और उस तरह से होते हुए हम लास्ट में गंगा क्रॉस करेंगे वहाँ भागलपुर के वहाँ से, और फिर आते हुए इधर जमुई वगैरह होते हुए फिर नालंदा होते हुए पटना जाके हम फिर इसको संपन्न करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।